नमस्कार, मेरे इस चैनल पे आपका स्वागत है। आज मैं अपनी एक स्टडी आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ जो कि मैंने अमर राजा बैटरीज लिमिटेड के बारे में की है। जैसा कि हम जानते हैं, अमर राजा बैटरीज एक लीडिंग कंपनी है हमारे इंडिया में जो कि बैटरी सेक्टर्स में है, जो कि लीड एसिड बैटरी बनाती है। इस कंपनी में दो ब्रांचेज हैं या दो तरह के इसके सेगमेंट हैं, एक इंडस्ट्रियल बैटरीज, एक ऑटोमेटिव बैटरीज। इंडस्ट्रियल बैटरी वो होती है जो कि हमारे यूपीएस में, सोलर में, डिफेंस में, रेलवे में, बहुत सारी इंडस्ट्रीज में जो लगती है वो इंडस्ट्रियल बैटरी कहलाती है। और ऑटोमेटिव बैटरी जो कि हमारे कार में लगी होती है, जो कि इग्निशन और स्पीकर एंड ऑल, बहुत सारी चीज़ों के बहुत सारे फंक्शंस में जो बैटरीज का जो यूज़ होता है वो ऑटोमेटिव बैटरीज कहलाती है। इस कंपनी के अगर हम क्लाइंट्स की बात करें तो इसके पास काफ़ी अच्छे क्लाइंट्स हैं, बहुत अच्छे ब्रांड्स हैं। इसके क्लाइंट्स लिस्ट में अशोक लेलैंड, फिएट, जनरल मोटर्स, होंडा, हुंडई, महिंद्रा एंड महिंद्रा, टाटा, ये सारे बहुत अच्छे कंपनीज, एक रेपुटेड नाम है जो कि अमर राजा बैटरीज के क्लाइंट्स हैं। मार्केट शेयर की अगर हम बात करते हैं तो इस कंपनी का 24% मार्केट शेयर ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर बिजनेस में है। ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर बिजनेस का मतलब होता है, जैसे हमारी गाड़ी में जो बैटरीज लगी हुई आती हैं वो हम अलग से बैटरी नहीं खरीदते, वो हमारी जिस भी कंपनी की गाड़ी हम खरीदते हैं, जैसे कि टाटा, मारुति या महिंद्रा, वो हमारी गाड़ी के लिए बैटरी कहीं और से लेती हैं, मे बी एक्साइड से या अमर राजा से। तो वो ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर बिजनेस के अंतर्गत आता है। अभी इस सेगमेंट में 24% का मार्केट शेयर है, जो कि इसका टारगेट है विद इन फ्यू ईयर्स ये अपने इस 24% के मार्केट शेयर को 30% पर लेकर जाए। कंपनी का 30% का मार्केट शेयर है रिप्लेसमेंट मार्केट में, जैसे कि हमारी गाड़ी में जब बैटरी ख़राब हो जाती है या और भी हमारे घरों में, या जो भी बैटरीज ख़राब हो जाती हैं जो कि हम रिप्लेस कराते हैं, वो इसका अभी 30% का मार्केट शेयर है। इसका टारगेट है कि विद इन फ्यू ईयर्स ये इसको 30 से 40% तक लेकर जाए। ग्रोथ फैक्टर्स की अगर हम बात करते हैं तो हमें लगता है कि अभी हमारे भारत सरकार का जो इनिशिएटिव है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का, ग्रीनर एनर्जी के बारे में, तो हमारे गवर्नमेंट का टारगेट है कि 2020 तक 6 से 7 मिलियन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स रोड पर दौड़ेंगी। तो इसके लिए ऑब्वियसली बैटरीज की ज़रूरत होगी, और एक बैटरी सेक्टर एक बहुत ही अच्छा बेनिफिशियरी हो सकता है गवर्नमेंट के इस इनिशिएटिव से। और ऑटो इंडस्ट्री में अगर ग्रोथ होती है, जैसे कि इंडिया एक बहुत अच्छी ग्रोइंग इकोनॉमी है, और कंपनी एक ग्रोइंग इकोनॉमी है, तो हमारे हमारे इंडिया में लोगों का बिजनेस, सैलरी, या जैसे ही हमारी जो इनकम बढ़ती है तो ऑब्वियसली हमारी ऑटो सेक्टर, हम लोग गाड़ी खरीदते हैं तो ऑटो सेक्टर में डिमांड अच्छी रहती है, तो वो भी एक ग्रोथ फैक्टर हो सकता है इस कंपनी के लिए। इंडस्ट्रियल सेगमेंट की अगर हम बात करें तो इंडिया में अभी मेक इन इंडिया हो या गवर्नमेंट का बहुत सारे इनिशिएटिव ऐसे चल रहे हैं कि इंडस्ट्री इंडस्ट्री अच्छा ग्रोथ हो रहा है। रेलवे में ट्रेन 18 जैसे अभी हमारे इंडिया में खुद ही इंडिया में बनाई गई, ना कि कहीं से इंपोर्ट हुई, तो इंडस्ट्रियल ग्रोथ भी अभी इंडिया में बहुत अच्छा हो रहा है। तो इंडस्ट्रियल, डिफेंस, बहुत सारे सेक्टर्स हैं जो कि बैटरी सेक्टर से जिनमें बैटरीज की ज़रूरत पड़ती है, तो ये एक बहुत अच्छे ग्रोथ फैक्टर्स हो सकते हैं इस कंपनी के लिए। लिमिटेशन की अगर हम बात करें तो इस कंपनी के नहीं, ओवरऑल लीड एसिड बैटरी की लिमिटेशन होती है कि वो 8 घंटे उसको मिनिमम चार्जिंग के लिए चाहिए होते हैं, और 30% का उसका एनर्जी वेस्ट हो जाता है चार्जिंग और डिस्चार्जिंग में। तो कंपनी के लिए ये चैलेंज होगा कि वो एक ऐसी बैटरी डिज़ाइन करें जो कि कम आवर्स में चार्ज हो और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को ज़्यादा माइलेज दे, एनर्जी का वेस्टेज कम से कम हो। तो कंपनी आई थिंक कि इस दिशा में ज़रूर कुछ ना कुछ कदम उठाएगी। वैल्यूएशन की अगर हम बात करते हैं तो इस कंपनी का रेवेन्यू 2014 में 34 मिलियन के अराउंड था, जो कि बढ़कर 2018 में 62 मिलियन पर पहुंच गया। अगर हम नेट प्रॉफिट मार्जिन की अगर हम बात करते हैं तो ये 10 नेट प्रॉफिट था, जो कि अभी 7% का नेट प्रॉफिट लगभग इसका चल रहा है। इसका एक रीज़न है बिकॉज ऑफ इसके रॉ मटेरियल में थोड़ा
रॉ मटेरियल का कॉस्ट इन्फ्लेट हुआ है, इसके लिए इसका मार्जिन थोड़ा सा कम हुआ है, बट ओवरऑल इंडस्ट्री में अगर हम देखते हैं तो इसका नेट प्रॉफिट मार्जिन इसके पीयर ग्रुप से काफ़ी अच्छा है। आरओई की अगर हम बात करें तो हमेशा ही इसका आरओई 20 से ऊपर ही रहा है, और ये ओवरऑल 20 से 24, 28, 27 ये एक ग्रोइंग रेंज में ही है। डेब्ट टू इक्विटी रेशियो की अगर हम बात करें तो ये एक डेब्ट फ्री कंपनी है, इसके ऊपर ऐसा ज़्यादा कोई डेब्ट नहीं है। ग्रोथ रेट, रेवेन्यू में ग्रोथ रेट जो रहा है 5 इयर्स का कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट 16% से इसने ग्रो किया है। ये 2014 में 34 मिलियन के अराउंड था, जो कि रेवेन्यू 62 मिलियन के लगभग पहुंच गया 2018 में। नेट प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो 5 इयर्स का नेट प्रॉफिट कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट 6% के अराउंड रहा, जो कि 3600 के अराउंड था 2014 में, और 4700 हो गया, 700 मिलियन हो गया 2018 में। शेयर होल्डिंग पैटर्न की अगर हम बात करते हैं तो इसमें प्रोमोटर्स होल्डिंग 52% की है, जो कि एक अच्छी प्रोमोटर्स होल्डिंग कहलाएगी। जिस भी कंपनी में प्रोमोटर्स होल्डिंग अच्छी होती है, मतलब कि ज़्यादा होती है, वो एक अच्छी कंपनी कहलाती है। इन्वेस्टमेंट के लिहाज से लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का अगर हमारा गोल है तो हमें प्रोमोटर्स होल्डिंग हमेशा ही देखनी चाहिए। अगर एक कंपनी जिसमें कि प्रमोटर्स होल्डिंग बहुत कम है, 15, 20 या 25% है, तो उसके बजाय हमें ऐसी कंपनी को चुनना चाहिए जिसमें प्रमोटर्स होल्डिंग उसके कंपैरिजन में कहीं ज़्यादा हो। 50 या 60% एक अच्छी प्रमोटर होल्डिंग कहलाएगी। एफआईआई की अगर हम बात करें तो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स कहलाते हैं। ये एक कंपनी में इन्वेस्टमेंट तभी करते हैं जब बहुत ज़्यादा रिसर्च कर लेते हैं या बहुत बहुत अच्छा किसी कंपनी में ग्रोथ होने की संभावना होती है, तो वहाँ पर ये लोग अपना इन्वेस्ट करते हैं। तो इस कंपनी में 20.65% की एफआईआई होल्डिंग है। दिसंबर 2017 में इसकी एफआईआई होल्डिंग अराउंड 16% की थी, जो कि अब बढ़कर 20.65% हो गई है। तो ये एक बहुत ही अच्छा साइन है एफआईआई होल्डिंग के बढ़ने का। म्यूचुअल फंड की अगर हम बात करें तो 7.51% इसका म्यूचुअल फंड होल्डिंग है, और नॉन इंस्टीट्यूशन जैसे कि जो आम जनता है, जो नॉर्मल हम लोग जैसे लोग हैं, हमारे पास इसके 17.75% है ओवरऑल मार्केट में। एक्सपेक्टेड रेंज, प्राइस रेंज की अगर हम बात करते हैं तो अगर इस कंपनी का शेयर 600 से 700 की रेंज में ट्रेड करता है, और इसको अगर हम एक्यूमुलेट करते हैं तो अराउंड 18 टू 24 मंथ्स हम उम्मीद कर सकते हैं कि ये 950 से 1050 की रेंज में ट्रेड करना चाहिए। ये एक कोई रिकमेंडेशन नहीं है अकॉर्डिंग टू सेबी गाइडलाइन। ये मैं अपना स्टडी आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। ये मेरी कोई बाइंग रिकमेंडेशन नहीं है, ये जस्ट एक एजुकेशनल पर्पस के लिए है। इफ़ यू वांट टू इन्वेस्ट इन दिस कंपनी, प्लीज़ कंसल्ट योर एडवाइज़र बिफोर इन्वेस्टिंग। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।